सृष्टि शर्मा और स्वागत है आपका स्वदेश आर में। सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों के साथ, जहां पे आज मार्केट का कारोबार कैसा रहा वो आपको बताते हैं। तो आज जो शुरुआती बढ़त थी मार्केट ने वो पूरी गंवा दी। भारतीय बाजारों में देखें तो निफ्टी करीब 70 अंकों की गिरावट दिखा रहा था, वहीं सेंसेक्स में भी 300 अंकों की गिरावट देखने को मिली और बैंक निफ्टी भी जहां शुरुआती कारोबार में 300 साढ़े 300 या एक पल तो 400 अंक से भी ज्यादा मजबूती दिखा रहा था, वो गिरकर 200 अंकों की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। तो पूरा व्यू जो था मार्केट का बेयरिश था, पर इसके बीच अच्छी बात ये रही कि आज जो संस्थागत निवेशकों के आंकड़े आए वहां पे एफआईआईज ने एक बार फिर बिकवाली की। हालांकि डीआईआईज की तरफ से थोड़ा सा बिकवाली का आंकड़ा जरूर सामने आया। पर चलिए आइए चलते हैं मानसी दवे के पास, जो कि मार्केट का पूरा एक्शन, कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स आज फोकस में रहे वो बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मानसी बताइए। देखिए, बाजार में हमने देखा दिन भर वॉलेटाइल ट्रेड जरूर देखने को मिले। एक बार बाजार ने अपने आप को संभालने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद उतार चढ़ाव के बीच ही ट्रेड्स नजर आए। अगर गेनर्स की बात करें, आज दिन भर अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा। हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स में देखने को मिला। अच्छी बढ़त पर ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। डिविज लैब, टाटा स्टील, यूपीएल जैसे काउंटर्स भी अच्छी तेजी के साथ ही ट्रेड्स कर रहे थे। अगर निफ्टी के लूजिंग कैंडिडेट्स की मैं बात करूं, यहाँ पर एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जहां बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ दिखा। एचडीएफसी, भारतीय एयरटेल, कोटक बैंक, सिप्ला, ये तमाम काउंटर्स में हमने देखा करीब 1.5 से लेकर 3-4% तक की बिकवाली का दबाव देखने को मिला। इसी सूची में ब्रिटानिया का स्टॉक भी शामिल था, जहां पर लाल निशान के साथ ट्रेड्स हमने देखे। न्यूज बेस्ड इंपैक्ट, आज होटल स्पेस फोकस में रहे। यहां पर आपने देखा इंडियन होटल्स का क्यूआईपी खुलता हुआ दिखा, जो खबर आती हुई हमने देखी, और इसी के चलते हमने देखा इंडियन होटल्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज और इसके पीछे पीछे होटल स्टॉक्स में आज अच्छे एक्शन के साथ ट्रेड्स दिखे। याद रखिए, हर रोज जब भी एक इवेंट या स्पेसिफिक एक्शन आते हैं हम आप तक पहुंचाते हैं, और होटल स्पेस में हमने लगातार आपको बताया अनलॉक थीम के जरिए यहां पर अच्छे मोमेंटम बिल्टअप होते हुए दिखेंगे, जो कि होता हुआ भी हमने देखा है। मिड कैप के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स अगर देखें, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट कुणाल ने L&T फाइनेंस होल्डिंग पर अपनी राय भी दी थी, और L&T फाइनेंस होल्डिंग में अच्छी तेजी के बीच मिड कैप में सबसे ज्यादा तेजी पर कामकाज देखने को मिला। अदानी पावर, सिटी यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में शामिल रहे, जहां पर मिड कैप स्पेस में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही थी, और इसी में कमिंस इंडिया का काउंटर भी तेजी के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिखा। इस बीच हम अगर देखें गेनिंग सेक्टर्स की बात करें, आज का दिन फार्मा स्पेस के नाम ही रहा। हर सेक्टर, हर पॉकेट में जहां कमजोरी देखने को मिल रही थी, फार्मा सेक्टर जो है अच्छी तेजी के बीच कामकाज कर रहे थे, और सरप्राइजिंगली फार्मा स्पेस से जुड़े तमाम स्टॉक्स में अच्छी बढ़त पर कामकाज देखने को मिल रहा था। निफ्टी फार्मा इंडेक्स करीब आधे % की तेजी पर ही क्लोज होता हुआ दिखा। इसके ठीक पीछे मेटल स्पेस में भी तेजी हमने देखी, और एनर्जी। तो ये 3 सेक्टर्स थे जो कि बाजार में तेजी का काम कर रहे थे। लेकिन लूजिंग कैंडिडेट्स कौन से रहे? ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, निजी बैंक क्षेत्र, यहाँ पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला। तो क्लियरली पूरा दिन वॉलेटाइल रहा। बाजार में हमने कमजोरी हावी होती हुई भी दिखी। ऑफकोर्स हमारे पास कई सारे ट्रिगर्स थे जिसके चलते बाजार में एक वॉलेटाइल दिन के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। धन्यवाद मानसी, मार्केट का पूरा एक्शन हमारे सामने रखने के लिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं एफएमसीजी सेक्टर पे, जहां पे इनपुट कॉस्ट में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है, और ये कोई नई बात नहीं है। और इसी को टैकल करने के लिए, इससे लड़ने के लिए कंपनी कई सारे कदम उठा रही है, जिसमें कि उन्होंने अपने कई सारे प्रोडक्ट्स के दाम तो बढ़ाए ही हैं, पर साथ ही एक वो नया पैतरा ये अपना रही हैं कि जो पैकेज साइज है उसको भी अब वो छोटा कर रही हैं। इसी पर एक्सक्लूसिव पूरी खबर और पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ हमारी सहयोगी कृतिका अरोड़ा जुड़ रही हैं। कृतिका बताइए। एफएमसीजी कंपनीज पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन को झेल रही हैं, और अब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये इनपुट कॉस्ट और भी ज़्यादा ऊपर चली गई है। तो कुछ कंपनीज इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए अपने ग्रामेजेस यानी कि प्रोडक्ट का साइज़ को रिड्यूस कर रही हैं, लेकिन एमआरपी को सेम रख रही हैं। तो डीलर्स के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में कंपनीज ने अराउंड 10% रिडक्शन लिया है इन ग्रामेजेस को कम करने के लिए, लेकिन अपना एमआरपी सेम रखा है। जैसे कि पार्ले जी बिस्किट 5 रुपीज़ का पैक पहले 60 ग्राम्स में आता था, वही पैक अब 5 रुपीज़ में 55 ग्राम्स का आता है। इसी तरह से हल्दीराम भुजिया जो 10 रुपीज़ का पैक जो पहले 50 ग्राम्स की आती थी वो 42 ग्राम्स में आती है। ब्रिटानिया मिल्क रस्क 10 रुपीज़ का पैक जो पहले 72 ग्राम्स में आता था वो अब 63 ग्राम्स में आता है। तो जहाँ कुछ कंपनीज़ हैं जो अपने ग्रामेजेस को कम कर रही हैं लेकिन एमआरपी को सेम रख रही हैं, वहाँ कुछ और कंपनीज ऐसी हैं जैसे कि एचयूएल और नेस्ले जो अपने प्राइसेस लगातार बढ़ाए जा रही हैं, और पिछले कुछ महीनों में उन्होंने 25 से 30% का प्राइस हाइक ले चुकी हैं।
तो जैसा कि इचिना स्वदेश ने आपको बताया कि कंपनियों ने प्रोडक्ट्स के पैकेज साइज छोटे करने का फैसला किया है। प्रताप स्नैक्स भी कुछ ऐसे ही कदम उठा रही है, जहां पे कंपनी के एमडी और सीईओ अमित कुमत ने हमसे खास बातचीत में कहा कि महंगाई के कारण कीमतों में बढ़ोतरी कर सकते हैं, साथ ही वजन की भी कटौती वो कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, सिर्फ एक चीज करने से कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमने जो पैकेजिंग की जो साइज थे वो सभी लोग कम कर रहे हैं, वो भी हम कुछ कम करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी वैरायटी में हमने ऑलरेडी कर दी है। सेकेंडरी हम प्राइस हाइक ले रहे हैं। तो प्राइस हाइक दो तरीके से होता है, या तो आप प्राइस बढ़ा दें या बेसिकली पैकेट के अंदर वजन कम कर दें। तो अभी जो 5 रुपए एमआरपी है उसको 6 रुपए एक्सप्लोर करने के लिए जरूर अभी बातचीत कुछ कर रहे हैं, ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें कुछ करा नहीं है, पर वजन कम करना हमने जरूर चालू कर दिया है। तो इफेक्टिव हमारा जो प्राइस रियलाइजेशन है वो बढ़ गया है। थर्ड, हमारा जो चैनल मार्जिन था उसके अंदर हमने काफी कटौती कर दी है, जो कि शायद 1 अप्रैल से पूरी इंप्लीमेंट हो जाएगी। फोर्थ, हमारा जो प्राइस टू रिटेलर था, जो रिटेलर को जिस भाव में माल देते थे उसमें हमने थोड़ा प्राइस हाइक लिया है। तो चारों पांचों चीजें करके प्लस हम थोड़ा कुछ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, प्लांट हेड पे कैसे, प्लांट पे ओवरहेड कैसे कम कर पाए, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए। तो इन पांचों चीजों मिला के कितना उसमें से मार्जिन निकाल पाए जिससे हम ये बेसिकली कॉस्ट को ऑफसेट कर पाए, उसके ऊपर पूरा काम चल रहा है। तो ये थी एफएमसीजी सेक्टर से जुड़ी हुई सारी खबरें कि किस तरीके की रणनीतियां कंपनियां अपना रही हैं ताकि वो इनपुट कॉस्ट को बीट कर पाएं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नए एक्सपोर्ट आंकड़े की, जहां पे भारत ने एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में नया कीर्तिमान बनाया है। मर्चेंडाइज यानी गुड्स एक्सपोर्ट में भारत ने पहली बार $400 बिलियन का लक्ष्य पार किया है और आज जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक भारत ने वित्तीय वर्ष में खत्म होने से 9 दिन पहले ही इस आंकड़े को हासिल भी कर लिया है। आइए इस पे ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताइए। एक्सपोर्ट्स ने नया रिकॉर्ड बनाया है और जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है वहाँ पे लगभग $400 बिलियन का इम्पॉर्टेंट आंकड़ा छू लिया गया है। अब ये याद रखिएगा, ये पहली बार $400 बिलियन का जो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा छुआ गया है और 9 दिन पहले ही ये लक्ष्य, ये जो टारगेट है, ये अचीव कर लिया गया है। ये बहुत शानदार बात है। इसके अलावा अप्रैल और दिसंबर के बीच देखा जाए तो लगभग $300 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स देखा गया है। और अगर वित्त साल 2021 के बारे में बात करें तो $292 बिलियन का आंकड़ा था। अब पिछले वित्त साल से अभी का कंपेयर किया जाए तो लगभग 37% का इंक्रीज ऑलरेडी हो चुका है। और अगर भारत के एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो जो कुल एक्सपोर्ट टारगेट है वो $650 बिलियन का था, जहां पे ऑलरेडी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का $400 बिलियन टारगेट अचीव हो चुका है। और सर्विस एक्सपोर्ट्स फोकस में रहेंगे, जहां पे लगभग $250 बिलियन का टारगेट सेट है। इसके अलावा अगर बात करें तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की अगर अप्रैल से लेके फरवरी की डेटा ले 11 महीना के लिए, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वित्त साल 2020 में लगभग $292 बिलियन का एक्सपोर्ट्स हुआ था। और वही FY22 में जो ये टाइम पीरियड है वहाँ पे लगभग $375 बिलियन का आंकड़ा देखने को मिला। तो वाकई भारत का जो है रिकॉर्ड स्मैश हो रहे हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में। एक्सपोर्ट्स के लिए मेक इन इंडिया ब्लॉकबस्टर साबित हुआ है और ये कहना है वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी ये अचीवमेंट हासिल करना किसानों और MSMEs के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। It's the first time in history that India has crossed $400 billion in merchandise exports. If this was a movie like the Kashmir Files, it would be called a Make in India blockbuster. It's also a very important milestone in our journey towards Atmanirbhar Bharat, a country which is self-confident, which provides for its needs, where people respect domestically made products, but we are able to work with the rest of the world from a position of strength. We are able to take on challenges of all sorts, compete on our quality, compete on the strength of our innovative products that we make, compete on the strength of our farmers who toil day and night to produce some truly exotic and wonderful fruits, vegetables, horticulture products, our fishermen who go out into the sea
and catch very, very important export products. It's truly a time for all of us to reflect on our strengths, our capabilities, and the future. तो एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में भारत का जो प्रदर्शन है वो तो सराहनीय है ही, पर अब बात करें कि भारतीय बाजारों ने किस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं सालाना औसतन तौर पे, तो वो भी आपको सराहने जरूर पड़ेंगे। अगर इसकी तुलना करें ब्रिक्स देशों से, ब्रिक्स देश यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, तो इन 5 देशों में भारत आगे आने वाले समय में आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरेगा। इसे लेकर एक रिपोर्ट है जिसमें यह दावा किया गया है कि भारत ने 2008 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा सालाना औसत रिटर्न दिए हैं। डिम्पी काला पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। डिम्पी बताइए। पिछले 15 सालों में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिली है और इस उथल पुथल के बीच में भारत के लिए एक सुखद खबर ये है कि भारत ने अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स, जिसको हम टिपिकली ब्रिक देश कहते हैं, जिसमें ब्राज़ील, इंडिया, चाइना और रूस जैसे देश शामिल हैं, उन सबको पीछे पछाड़ दिया। और अगर औसतन ग्रोथ की बात बोलें तो इस देश ने यानी कि भारत ने करीब 11% से ज़्यादा की ग्रोथ दी है। अगर इसके पीयर के मुकाबले बात करें यानी कि दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पे करीब 8% की ग्रोथ आई है पिछले 12-13 सालों के अंदर। और शंघाई यानी कि चाइना की अगर बात करें तो वहाँ पे 5% की ग्रोथ रही है। ये ग्रोथ के पीछे वजह क्या थी? भारत इतनी तेज़ी से आगे क्यों निकल पाया? 2008 से लेकर 2022 तक के बीच में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो थी स्टेबल गवर्नमेंट्स। लगातार बार बार भारत को एक अच्छी सरकारें मिली हैं और उस सरकार का बेनिफिट ये हुआ कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो जल्दी जल्दी बदला नहीं, नीतिगत फैसले लिए गए जिसका फ़ायदा भारत जैसे देश को बहुत अच्छे से मिला। बैक टू बैक गवर्नमेंट्स बनी जिसका एक फ्लो जो था, इंस्टीट्यूशनल फ्लो, भारत के अंदर काफ़ी अच्छा आया। एक और चीज़ जो भारत के पक्ष में गई है वो ये गई कि भारत के अंदर कमोडिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हुआ करती थी, बल्कि उसका इस्तेमाल भारत में ही किया जाता था। अब इसका बेनिफिट भारत को आत्मनिर्भर होने में काफ़ी हद तक बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है और ये फ़ायदा भारत ने पिछले 10-12 सालों में काफ़ी अच्छे तरीके से भुनाया भी है, जो कि इस मामले में अगर ब्राज़ील देखें तो थोड़ा पीछे हट गया और रशिया भी देखें तो उतना अच्छा नहीं कर पाया। अब आगे की बात, एक रिपोर्ट ये कहती है कि 2039 यानी कि आज से करीब 20 साल बाद तक भारत जो है, न केवल भारत बल्कि जो ब्रिक कंट्रीज़ हैं जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया और भारत हैं, ये सारी की सारी कंट्री वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उसको भी हरा देगी। अगर इन ब्रिक कंट्रीज़ की बात बोलें तो कम से कम भारत की जो पोजीशन है वो 6ठे नंबर पे है। ब्राज़ील अगर देखेंगे तो 12वें नंबर पे है वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ के अंदर। और इसके अलावा अगर आप चाइना की इकोनॉमी देखेंगे तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो अगर ये 3-4 बड़ी इकोनॉमीज़ मिल के आगे अच्छी ग्रोथ दिखाती हैं तो एक बड़ा बेनिफिट आने वाले दिनों में मिल सकता है, जिसमें भारत का अपना जो स्टैंड है वो करीब 9% से ज़्यादा की ग्रोथ का रह सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा था जो आपस में ही भारत ने परचम लहराया है ब्रिक कंट्रीज़ के बीच में, और आगे चल के सारी कंट्रीज़ मिलके वेस्टर्न वर्ल्ड्स को भी हराने की काफ़ी हिम्मत रखती है। एक रिपोर्ट के रिगार्डिंग ये डाटा पता लगा। तो बीते सालों में भारतीय बाजारों ने काफी अच्छे रिटर्न्स तो जरूर दिए हैं, पर अब आगे की बात करते हैं कि आगे सरकार का किन सेक्टर्स पर फोकस होगा। सरकार अगले 25 सालों में किन योजनाओं पर काम करेगी, किन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ेगी, और इसके बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। इसे विजन इंडिया 2047 का नाम दिया गया है, पर क्या है ये विजन और बैठकों में किन लक्ष्यों और मुद्दों पर चर्चा होगी, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से कैबिनेट सेक्रेटरी अगले हफ्ते एक काफी बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जो कि विजन इंडिया 2047 प्लान के ऊपर है। 28 मार्च को यह बैठक होने जा रही है और यह बैठक खास करके एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट सेक्टर को ध्यान में रखकर बुलाई गई है, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी जो है अगले 25 साल की जो रणनीति है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट सेक्टर के लिए, चाहे वो निवेश से संबंधित हो, ग्रोथ टारगेट से संबंधित हो, उसको अंतिम रूप देंगे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी इस बैठक में अगले 25 साल के फ्यूचर प्लान के ऊपर जो है सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी के साथ चर्चा करेंगे और फिर इसको फाइनल शेप दिया जाएगा। इस बैठक में नीति आयोग के सीईओ भी मौजूद होंगे। दरअसल सरकार जो है जो विजन इंडिया 2047 है उसको अगले 2 महीने के अंदर उसको अंतिम रूप देना चाहती है और फिर उस पर आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू करना चाहती है।
इसके लिए दो तरह की रणनीति बनाई जाएगी, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं। सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी जो भी प्लान सौंपेगी उसको फाइनल शेप दिया जाएगा और उसमें इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि निवेश, ग्रोथ और साथ ही साथ जो अचीवेबल टारगेट्स हैं अगले 10 साल के लिए और फिर अगले 25 साल के लिए उसकी पहचान की जाए और फिर उसको अंतिम रूप दिया जाए। इस बात की भी रणनीति बनेगी कि एग्रीकल्चर और साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाई जाए और साथ ही साथ खासकर जो न्यू फार्मिंग है, माइक्रो इरिगेशन है, इसमें जो है क्या रणनीति होनी चाहिए उसको अंतिम रूप दिया जाएगा और इस सरकार के एजेंडे में भी है। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट सेक्टर के अलावा जिन सेक्टर्स की पहचान की गई है वो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी। ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके लिए फ्यूचर स्ट्रेटेजी बन रही है और इस पर चर्चा बाद में होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, जहां पे कच्चे तेल में उबाल का असर एक बार फिर घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी की गई है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। मंगलवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया था और अब दिल्ली के पेट्रोल पंप पर आज पेट्रोल की कीमत 97.01 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। वहीं डीजल भी 88.27 रुपए प्रति लीटर हो चला है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने एक बार आपकी जेब जलाना शुरू कर दिया है और ये एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो पेट्रोल जो आप 100 रुपए प्रति लीटर में खरीदते हैं उसकी कीमत दरअसल 50 रुपए भी नहीं होती, पर आपको मिलता कितने में है? 100 रुपए में। ऐसा क्यों? ये गणित के पीछे का राज क्या है? ये पूरी डिटेल्स और ये पूरी मैथ्स के साथ हमारे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी कविता तपरियाल। कविता, बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर महंगाई की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं आपकी जेब को इस कदर काट रही हैं कि आपका घर का बजट, आपकी पूरी जीवन शैली का जो बजट है वो पूरी तरह से हिल चुका है। लेकिन क्या वाकई में पेट्रोल डीजल इतना महंगा है? इसके पीछे का गणित क्या है? चलिए हम आपको पूरा ब्रेकअप बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो बेस प्राइस है वो कितने का है। जैसे कि आप देख सकते हैं पेट्रोल और डीजल दोनों का जो बेस प्राइस है वो 50 रुपए भी नहीं है। पेट्रोल देखिए आप 47 रुपए 99 पैसे है। डीजल की अगर हम बात करें तो 49 रुपए 34 पैसे है। इसके बाद अब बारी आती है ये बातें समझने की कि इसके ऊपर जो टैक्स लगता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से वो कितना लगता है। और असल में अगर आपको बात बताएं, जैसा आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, यही वो टैक्स है जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं ये ऊपर जा रही है। आप देखिए एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे लगभग 27 रुपए 90 पैसे लगती है, जबकि डीजल पर यही जो एक्साइज ड्यूटी की कीमत है वो है 21 रुपए 80 पैसे। डीलर कमीशन भी यहाँ पर लगती है जिसके ऊपर लगभग 3 रुपए पैसे पेट्रोल पर है इसका चार्ज, और साथ ही अगर हम डीजल की बात करें तो इसका लगभग 7 रुपए 2 रुपए 57 पैसे के आसपास का कॉस्ट जाता है। ये तो बात हो गई है टैक्सेस की। अब आप देखिए कि ये सब कुल मिला के जो राज्य है वो कितना चार्ज लगाते हैं आपके ऊपर, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बेतहाशा हम देख रहे हैं लगातार बढ़ती रहती है। और इसीलिए भी हम कहते हैं कि जो राज्य है, जो मांगे भी हमेशा उठती हैं कि राज्य जो है वो अपने टैक्सेस कम करे ताकि पेट्रोल डीजल की कीमतें आम आदमी के बस में रहें, उनके पॉकेट के अंदर रहें। आप देखिए राज्य के हिसाब से तो महाराष्ट्र, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, लगभग जो टैक्स लगाता है वो 52 रुपए 50 पैसे का है। यहाँ पर सबसे ज्यादा टैक्स आपको बताएं महाराष्ट्र में लगता है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, जिसको आप देख सकते हैं 52 रुपए 40 पैसे। और इसी तरह से तमाम राज्यों में आप देखिए 50 रुपए से ज्यादा का टैक्स आपको लगभग पहले 5 राज्यों में मिलेगा, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान शामिल है। इसके अलावा गोवा में आप देखिए 45 रुपए 80 पैसे का टैक्स लगता है। और यही वो टैक्स की वजह है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आपके पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो 100 रुपए के ऊपर चली गई हैं और लगातार इनमें बढ़ोतरी होती रहती है। तो गणित में बस यही बात सामने आ रही है कि जो असल कीमत है, जो असल बेस प्राइस की हम बात करते हैं पेट्रोल डीजल की, वो 50 रुपए भी नहीं है। धन्यवाद कविता, ये पूरा ब्रेकअप हमारे दर्शकों को बताने
के लिए तो जो कीमत आप दुगनी देते हैं, लगभग 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हो चुका है। कविता ने आपको बहुत आसान भाषा में बताया कि किस तरीके से उसका पूरा ब्रेकअप देखने को मिलता है और असल कीमत 50 रुपए प्रति लीटर भी है। पर ये तो आपको समझाने के तौर पे है, पर इसके अलावा जो OMCs दाम तय करेंगे वही हमको चुकाना पड़ेगा और इसका असर हमारी जेबों पे भी जरूर पड़ रहा है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात है मुंबई की पार्किंग की प्रॉब्लम की, जिसको लेकर मुंबई के कमिश्नर ने कुछ प्लान बताया है। कितना कारगर है ये प्लान, आइए समझते हैं स्वदेश विशेष में। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि हाथी को खरीदना आसान है पर पालना मुश्किल है, और मुंबई जैसे शहरों में अब ये हालात कारों के साथ भी बन पड़े हैं, क्योंकि कार खरीदना तो आसान है लेकिन पार्किंग कहाँ करेंगे। ऐसे में पार्किंग की समस्या से कैसे पाएं पार, मुंबई के कमिश्नर ने कुछ प्लान तो बनाया है, मगर ये प्लान कुछ को भा भी रहा है और कुछ को नहीं। आखिर क्या है पूरा मामला, पहले इस रिपोर्ट में समझते हैं और उसके बाद अपने मेहमानों के साथ करेंगे इस पर पूरी चर्चा। मुंबई की सड़कों पर रोजाना लगने वाला गाड़ियों का ये लंबा जाम मुंबईकरों की जिंदगी का आम हिस्सा बन चुका है। ये आलम तब है जब मुंबई की एक बड़ी आबादी लोकल ट्रेनों से सफर करती है और ये मुश्किल दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो क्या इस मुश्किल का कोई हल नहीं? इसी हल की तलाश में मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने ट्विटर पर जो आइडिया दिया, उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई। संजय पांडे ने लिखा कि ऑटो टैक्सी खरीदने से पहले पार्किंग स्पेस दिखाते हैं, लेकिन प्राइवेट कारों के लिए कुछ नहीं पूछा जाता। हर रोज मुंबई की सड़कों पर 600 से ज्यादा नई कारें आती हैं। नो पार्किंग नो कार के बारे में बताएं, इसे कार कंपनियों के पास लेकर जाएंगे। मुंबई पुलिस कमिश्नर का आइडिया ये है कि ऑटो कंपनियां नई कारों को तब तक रजिस्टर्ड ना करें जब तक कि उनके पास पार्किंग स्लॉट ना हो। हालांकि उनके इस सुझाव को कई लोगों ने सराहा तो कई लोगों ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं। खैर, ये तो बहस का मुद्दा है, लेकिन जो आइडिया है वो बिल्कुल सही जान पड़ता है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। साल 2011-12 में मुंबई में कुल गाड़ियों की संख्या 20 लाख से ज्यादा थी, लेकिन अगले 10 सालों में ही ये दोगुनी से ज्यादा होकर 42 लाख पहुंच गई। इसमें कारें और 2 व्हीलर्स दोनों ही शामिल हैं। मुंबई में साल 1980-81 में सिर्फ 3.2 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां थीं, जो कि साल 2000-2001 में 10 लाख पहुंची। यानी 10 लाख पहुंचने में 2 दशक लगे थे, मगर इसके बाद 10 लाख का आंकड़ा पहुंचने में सिर्फ 10 साल का ही समय लगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाले समय में गाड़ियों की संख्या 10 लाख पहुंचने में 10 साल का वक्त नहीं बल्कि 2 से 3 साल ही लगेंगे। इससे पार्किंग की समस्या और गंभीर होती जाएगी, क्योंकि मुंबई में सड़कों की लंबाई कई सालों से 2000 किलोमीटर ही है। अभी करीब 40% कारें सड़क किनारे पार्क रहती हैं, क्योंकि उनके लिए उचित पार्किंग की सुविधाएं नहीं है। एक आंकड़े के मुताबिक मुंबई शहर में प्रति किलोमीटर 2100 गाड़ियां हैं। बीते 10 सालों में गाड़ियों की संख्या 107% की रफ्तार से बढ़ रही है, जिसमें कारों की संख्या में 92% की ग्रोथ है और 121% की ग्रोथ 2 व्हीलर्स में है। हालांकि नो पार्किंग नो कार का प्रस्ताव नया नहीं है। साल 2013 में तत्कालीन स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर VN मोरे ने भी यही सुझाव दिया था, जिसमें उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इस प्रस्ताव पर बात आगे बढ़ नहीं पाई। इसके पीछे आशंका इस बात की भी जताई गई कि इससे बिल्डर्स की चांदी हो जाएगी, क्योंकि वो पार्किंग स्पेस के दाम बढ़ा देंगे, जो कारों की कीमतों से भी ज्यादा हो सकती हैं। मुंबई के महंगे अपार्टमेंट्स में पार्किंग स्लॉट की कीमत 5.5 लाख से 15 लाख रुपए तक होती है। अगर वेस्टर्न सबर्ब की बात करें तो यहाँ पर पार्किंग स्लॉट सबसे ज्यादा महंगे हैं, जैसे बांद्रा, खार और सांता क्रूज। कारों की संख्या लगातार बढ़ने की एक वजह ये भी है कि लोगों को इस वक्त सस्ता लोन मुहैया है। कंपनियां नई गाड़ियां लॉन्च कर रही हैं। कंपटीशन इतना तगड़ा है कि मार्केट में बने रहने के लिए कारों के दाम भी कम हैं। मुश्किल ये है कि ग्रोथ के लिए कारों की खरीद भी बढ़ना जरूरी है, लेकिन चलाने के लिए सड़क को बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन मुंबई की सड़क का लोड कम करने के लिए कुछ तो करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश।
चलिए, कुछ तो करना होगा, क्या करना होगा और क्या ये नो कार पार्किंग, नो कार का फॉर्मूला कितना कारगर है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदीप सरकार जो कि पूर्व प्रमुख हैं एसपीए के, राजीव मिश्रा जो कि टाउन प्लानर हैं और संदीप बाफना जो कि चेयरमैन हैं फोर्ट पॉइंट मोटर्स के, तीनों जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहूँगा प्रदीप सर आपसे, इससे पहले भी बात उठ चुकी है कि नो पार्किंग नो कार के फॉर्मूले के बारे में, आपका क्या सुझाव है? क्या गिवन द फैक्ट कि आप सड़कों की जो लंबाई है वो तो बढ़ा नहीं सकते, तो क्या और सोल्यूशन है, क्या एक सोल्यूशन कारगर है? कि समझता हूँ स्ट्रांगली दैट इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम्स है वो जोरदार करना है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी तगड़ा करना है, या इसका साथ प्रॉपर रूटिंग शेड्यूलिंग जब करेंगे तो आपको कार लेने का जरूरत नहीं होगा। मैं देखा बाहर कंट्री में, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना जबरदस्त था, इसका साथ साथ द फीडर सर्विसेज जो विच इज एक्चुअली लास्ट माइल कनेक्टिविटी के साथ उनका संबंध है वो इतना स्ट्रांग है, इसके लिए मैं सोचता हूँ उधर में कार ले जाना एक मुसीबत लगता है मेरे लिए। सो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थोड़ा आप घर से बस में चले, बस से मेट्रो से चले, आप देखोगे टाइम टेकन from origin to destination much more lesser than when you drive by car. So ये मैं देखा बहुत डेवलप कंट्रीज में। आज हमारा ये साधन ये है, हम लोग ये देखा सिंगापुर में क्यों मेजर्स एडॉप्ट किया है और द व्हीकल कोटा सिस्टम्स, आप गाड़ी खरीदने के लिए आपको बीट करना पड़ेगा, आप जिसका बीटिंग ज्यादा एवरी ईयर उसके लिए ये है लिमिट है 1000 कार और 1000-2000 कार से ज्यादा नहीं हम लोग रास्ता में अलाउ करेंगे चलने के लिए, उसी हिसाब से बीटिंग होता है। एंड बीटिंग का कभी कभी देखता हो जो गाड़ी का जो भाव है उससे काफी ज्यादा है। सो हमारा तो कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स है, इसलिए मैं देखा सिंगापुर में छोटा सा ये है देश है, उसके लिए अभी मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना फैंटास्टिक है, मैं तो इच्छा ही नहीं करता मेरे को गाड़ी चला के मैं किसी जगह में जाऊं। तो मैं ये देखा इसका साथ साथ स्मार्ट टेक्नोलॉजी इसका साथ जुड़ गया, इंटीग्रेटेड हो गया, आपकी किसी पॉइंट में जाइए, आपका फ्लेक्सिबिलिटी है, आपका टिकट जो आपको जो फेयर वैसा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं सिंगापुर में जा रहे थे, सडनली मेरा एक पैसेंजर बोला आप इतना दूर क्यों जा रहे हैं, आप पहले उतर जाइए। देन मैं तो उतर गया, दो बोले उसी स्टेशन आपको जाने में फायदा होगा। देन मेरे को आदमी मेरे को फॉलो कर रहे थे, बोला आप पैसा वापस नहीं लोगे? बोलो हाँ अच्छा क्या पैसा वापस? बोले आप 2 स्टेशन पहले उतर गया। सो मेरे को मदद किया, आई कुड गेट बैक सम डॉलर्स। सो ये है जबरदस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नमूना। हम लोग को ये होना है स्ट्रॉन्ग विल पावर, इंटेलिजेंस एंड हमारा जो इच्छा शक्ति है, इसी में हम लोग कर सकते हैं, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मैं ये एज ए ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट मैं बता सकता हूँ, आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर होगा तो ये जो प्रॉब्लम है इसे जब आप स्ट्रिंजेंट मेजर आहिस्ता से चालू करोगे, आप जैसे आप मुंबई में शहर में आप बोला जब गाड़ी खरीदने के लिए आपको पार्किंग स्पेस दिखाना पड़ेगा, ये तो जरूरत करना ही पड़ेगा। जैसे दिल्ली में है, गाड़ी खरीदने के पहले आपको जो मास्टर आपकी पार्किंग पॉलिसी है वो आपको दिखाना पड़ेगा, जो आपका एक जगह है गाड़ी के लिए। एंड मैं तो और देयर इवन दैट आप रेसिडेंशियल पार्किंग में आप पार्किंग करते हो, मैं तो विचार है वो पार्किंग के लिए आपका थोड़ा यू कैन नॉट डू फ्री पार्किंग। सो काफी ऐसा है, सुझाव है, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, हम लोग स्मार्ट पार्किंग, ये स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट कितना को बहुत काम किया है। सो इट्स अ मैटर ऑफ हाउ बेस्ट इंटेलिजेंटली विद पब्लिक पार्टिसिपेशन आप अप्लाई करेंगे, ये मुद्दा बात है। अदरवाइज आई डोंट थिंक इस प्रॉब्लम इतना डिफिकल्ट है जो हम लोग साल भर ये चर्चा कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। ये भी संदीप सर मैं एक सवाल आपसे लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप मुंबई में कई सालों से गाड़ियाँ बेचते आ रहे हैं। अब जो बिल्डिंग में रहते हैं, जो बड़ी जगह घरों में रहते हैं, जिनकी नई बिल्डिंग्स हैं या जिनके खुद के घर हैं, जिनके घरों में गाड़ियाँ पार्क होती हैं, वो तो दिखा भी सकते हैं पार्किंग, लेकिन उसके बाद जो लोग पुराने घरों में रहते हैं जहाँ पार्किंग नहीं थी उस समय, या जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ उस समय पार्किंग अवेलेबल नहीं है, वो क्या करेंगे? फिर क्या गाड़ी खरीदना केवल जिसके पास पार्किंग है, जो नए घरों में रहता है, उसके लिए लिमिटेड रह जाएगा?
उत्कर्ष, आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और मैं ऑनरेबल सीपी साहब से भी ये अनुरोध करूंगा कि इस डिसीजन को वो 100% इम्प्लीमेंट करें, पर उसके साथ में जहाँ पे पार्किंग अवेलेबल नहीं है या जहाँ पे पार्किंग की किल्लत है या डिफिकल्टी है, वहां पे पब्लिक पार्किंग्स ओपन करें। और पब्लिक पार्किंग्स आजकल स्टैक पार्किंग्स होती हैं। आज मैं आपको बताता हूँ, एक आकृति बिल्डर्स ने यहाँ पे महालक्ष्मी मंदिर के पीछे एक पार्किंग ऑटोमाइज्ड पार्किंग बनाई थी। आज वो पूरी जगह बंद पड़ी हुई है। आज उसको आकृति बिल्डर्स इज सपोज टू मेंटेन दैट, वो मेंटेन कर नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो पूरी पार्किंग ऐसी पड़ी हुई है और आज 150 गाड़ी की वो पार्किंग होगी कम से कम, और वहां पे एक गाड़ी पार्क नहीं हो रही है। तो गाड़ी पार्किंग स्पेस होना ही सिर्फ is not a solution. The solution is to integrately see that when you're planning the city, जब आप सिटी की प्लानिंग कर रहे हैं, आप डीसी रूल्स बना रहे हैं, तो you need to see that where there is parking is not available, public parking is increased, and which I think that the BMC as a organization is taking care of, कि जहाँ पे भी नई बिल्डिंगें आ रही हैं वहां पे वो पब्लिक पार्किंग की जगह दे रहे हैं। दे आर इंसेंटिवाइजिंग द बिल्डर बाय गिविंग देम 4 FSI फॉर पार्किंग, एंड दैट इज देयर। बट along with that, we are realizing now that the charges of the parking are so high that a person feels that यार ये तो better है कि मैं रोड पे ही रखूं गाड़ी। So this is not fair, you know. You should have a proper integrated system, मेरे हिसाब से, and a proper decision can be taken on that account. राजीव सर, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, जो संदीप सर ने ये बात कही कि पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर फिर सरकार के लिए बनाना, क्योंकि अंत में देखिए थोड़ा सा हिट तो कहीं ना कहीं फैसिलिटेशन तो है सरकार को भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से आप कैप लगा दें कि भाई अगर आप एक बड़े घर में नहीं रहते हैं जहाँ पे आपने पार्किंग का पैसा नहीं दे रखा है तो आप फिर कार नहीं खरीद सकते हैं। तो क्या ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि पैरेलल पार्किंग्स बनाए, प्राइवेट पार्किंग्स बनाए, क्लस्टर पार्किंग बनाए और उनके रेट जो है वो सब्सिडाइज करने की कोई भी इंसान आके पार्किंग कर सके? आज के ज़माने में आप बम्बई में किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाइए, आप जिस तरह का सामान नहीं खरीदेंगे उससे ज़्यादा आप पार्किंग रिसिप्ट दे देंगे। बिल्कुल सही सर, मेरा ऐसा मानना है कि हर नगर पालिका, हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास हर शहर में एक पार्किंग अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है। पार्किंग की प्रॉब्लम के अलावा पार्किंग मैनेजमेंट ये बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे बम्बई शहर में पार्किंग FSI दिया जाता है कुछ डेवलपरों को, जो पार्किंग की सुविधा बिल्डिंग बनाते वक्त देते हैं और ये पार्किंग लॉट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अलॉट करते हैं। उसके बदले में उनको एक्स्ट्रा FSI मिलती है जिसका इस्तेमाल वो बिल्डिंग के निर्माण में कर सकते हैं। तो पार्किंग मैनेजमेंट अथॉरिटी हर नगर पालिका में होनी चाहिए, जो जन सुविधाओं की तरह, जैसे आप पब्लिक टॉयलेट्स बनाते हैं हर जन सुविधाओं की तरह, वैसे ही पब्लिक पार्किंग बनाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हम कार का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतरीन नहीं है। जब तक आप एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बनाते, सिस्टम में नहीं रखते, अगर आप एक बहुत ही बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम करते हैं तो लोग कार लेके जाने की अहमियत ही नहीं समझेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है पार्किंग मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाना हर नगर पालिका का कार्य है। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर शहर में इम्प्रूव करना हर नगर पालिका का काम है। और तीसरा, ट्रैफिक कंट्रोल और ट्रैफिक पॉलिसी हर शहर के लिए बनाना बहुत जरूरी है। दिल्ली में लोगों ने कोशिश काफी की, ऑड और इवन पार्किंग सिस्टम निर्माण किया जिससे पार्किंग के तहत लोगों को तकलीफ ना हो, पर ये एक फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पार्किंग जब तक इतनी महंगी नहीं हो जाएगी तब तक लोग कार का इस्तेमाल करना बहुत ही कैजुअली समझेंगे। कार का इस्तेमाल तभी किया जाए, अपनी प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल तभी किया जाए जब आपको हॉस्पिटल जाना हो या किसी वृद्ध आदमी को रेलवे स्टेशन छोड़ना हो। और ये जो लास्ट माइल पार्किंग की बात की थी हमारे ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट ने, वो बहुत ही जरूरी है। अगर बहुत ही अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक तहत पर इस शहर के इस छोर से दूसरे छोर तक अगर हर शहर बनाता है
तो लोग लास्ट मिनट पार्किंग, एक नया प्रकार का इंटरमीडिएटरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण करें जिससे लोग उसको इस्तेमाल करें और कार की जरूरत न महसूस करें। बड़े बड़े शहरों में ऐसा किया जाता है। आजकल तो हर शहरों में पार्किंग फ्री स्पेसेस का निर्माण हो रहा है। जैसे शहर को पार्किंग से हम बचा सकेंगे, कैसे? जब हम ऐसी स्थितियों का निर्माण करेंगे जिससे पार्किंग की जरूरत न पड़े। हमारे शहरों में हमने देखा है, हिस्टोरिक एरियाज में, पुराने एरियाज में बहुत ही सुंदर इमारतें हैं, बहुत ही सुंदर स्कल्पचर्स हैं, लेकिन उसको पार्किंग लॉट में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे बंबई शहर में जितने भी पार्किंग लॉट्स हैं वो बहुत ही सुंदर और अच्छे शहर के भाग हैं और उसका मैं समझता हूँ पार्किंग के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। पैसे की बात तो अलग है, लेकिन जब तक हम लोगों में ये समझ नहीं डालेंगे कि पार्किंग की जरूरत उनको न पड़े या कार को ले जाने की जरूरत न पड़े, तब तक हमें पार्किंग की प्रॉब्लम होती रहेगी। न्यूयॉर्क शहर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे लोग कार नहीं खरीदते क्योंकि वहाँ का जो मेट्रो सिस्टम है इतने बढ़िया तरीके से हर क्षेत्र को जोड़ता है कि लोग कार ले जाना पसंद ही नहीं करते। लोग कार तभी इस्तेमाल करते हैं जब उनको न्यूयॉर्क से बॉस्टन जाना हो या न्यूयॉर्क से दूर शहरों में जाना हो। मैं समझता हूँ बड़े बड़े शहरों में अगर ये नियम लागू हो जाए, ये पॉलिसी लागू हो जाए, तो हमारी कार पार्किंग की समस्या सॉल्व हो जाएगी। प्रदीप सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जो बात हमारे दोनों पैनलिस्ट ने कही कि लास्ट मिनट कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। आज आप मुझे याद है जब गुड़गांव से मुंबई, गुड़गांव से दिल्ली जब मेट्रो बन रही थी तो कई बार ये बात है कि अब जो पूरी सड़क है वो साफ़ हो जाएगी, लेकिन अब भी जब मैं दिल्ली जाता हूँ तो गुड़गांव की सड़क पर आज भी जाम उतना ही होता है। जब मैं लोगों से पूछता हूँ क्यों, तो कहते हैं कि अच्छा मैं राजीव चौक तो चला जाऊँगा या मैं गुड़गांव स्टेशन तो आ जाऊँगा, लेकिन उसके आगे कहाँ जाऊँगा। इस बारे में बहुत ज़्यादा अभी तक देश में ही कहीं बात नहीं हुई है। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि अगर मुझे स्टेशन में आना, और बॉम्बे तो एक ऐसा शहर है जहाँ पे हमारे पास बड़ा अच्छा पब्लिक रेल सिस्टम भी है, लेकिन क्योंकि स्टेशन पहुँचना इतना मुश्किल है आज के ज़माने में, तो लास्ट मिनट जो कनेक्टिविटी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है जिससे जो कार का यूजेज है या किसी और व्हीकल का यूजेज है वो थोड़ा आदमी कम करना शुरू करे। आप जो सवाल पूछा है बहुत रिलेवेंट सवाल है। ये मेरा विचार ये है, जो आपका कोई सिस्टम, एक तो है लाइन हॉल सिस्टम और फीडर सिस्टम। हम लोग जनरली फीडर सिस्टम को बोलते हैं इट इज बेसिकली ज्वाइनिंग एज ए लास्ट माइल कनेक्टिविटी। सो लास्ट माइल कनेक्टिविटी आप जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तब तक तो जो प्रॉब्लम आप जो बोल रहे हैं, जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वही रह जाएगा। सो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है हमारा, जो आप देखिए, मैं दिल्ली से पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, दिल्ली से बस का काफी घाटती था। अभी तो पहले एक्चुअली बसेस, नंबर ऑफ बसेस 15,000 होना चाहिए था, अभी आधा से चल रहा है, अभी 7,000 7,500 करीब का है। वो एक साधन है, जनरली उसी आप है नहीं, ज्यादा बसेस है नहीं जितना रिक्वायरमेंट है। और जो ऑटो रिक्शाज है वो जो मर्जी वो पैसा लेते हैं पब्लिक से, इसलिए हमारा लास्ट माइल कनेक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता खूब डिफिकल्ट हो रहा है। सो आप जब देखोगे लाइन हॉल का कॉस्ट, फेयर एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी कॉस्ट, आप देखोगे अभी सिस्टम ऐसा है, बिगड़ा हुआ है। लास्ट माइल फेयर, द प्राइस यू पे फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज हायर देन योर लाइन हॉल कॉस्ट। ऐसा जब पूरा उल्टा नहीं हो जाएगा तब तक ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सुधार नहीं हो जाएगा। सो पहले जो करना, मैं पहले ही आपको बोला था, लास्ट माइल कनेक्टिविटी से आपका डिजायर लाइंस, आपका जो पैसेंजर्स कौन सा पॉइंट से आ रहा है, कैसे मेट्रो स्टेशन आ रहा है, उसका पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए। इसका साथ आप देखोगे कौन सा सिस्टम, मैं तो बताएंगे अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ रहा है, उसको जरा हम लोग को पुश करना चाहिए सो दैट पोल्यूशन आल्सो गेट्स लेस। एंड और एक पॉइंट है, जो करेंगे इसका साथ, जब बसेस जब चालू करेंगे, इसका साथ टाइम टेबल एंड मेट्रो जो सिस्टम का टाइम टेबल है उसको जरा अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दैट मींस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड प्लानिंग। मेरा याद है, मैं टोरंटो में जब रहता था, जब देयर आर 2 एक्सट्रीम स्टेशन, किपलिंग एंड उसी स्टेशन में जब हम लोग जब उतरते थे, सब स्टेशन का साथ साथ ही बड़ा बस टर्मिनस का वहां पे बसेस खड़ा हो जाते थे। सो आप जो आपको बस आपको लेना है
उसी पॉइंट में चला जाइए। आपको स्टेशन मेट्रो स्टेशन क्रॉस करना जरूरत है ना, जरूरत नहीं है, अब उसी बस में घुस जाइए। देखिए कितना इंट्रिकेटेड सिस्टम है। आप ट्रेन से उतर गया, आप सीधा बस स्टैंड में उस स्टेशन का साथ ही है, उधर में चला गया। वो डायरेक्टली इट्स ए फैंटास्टिक कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। सो हमारा होना चाहिए बसेस जब फीडर सर्विस होगा, इसका साथ टाइम टेबल इंटीग्रेशन, नॉट ओनली फेयर इंटीग्रेशन, टाइम इंटीग्रेशन, कॉस्ट इंटीग्रेशन, फिजिकल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सबसे बढ़िया चीज है। जब तक इंटीग्रेशन आपको ठीक नहीं होगा तब तक ये सिस्टम कभी एफिशिएंट हो नहीं सकता। मैं काफी रिसर्च किया इसके ऊपर, और हम लोग बोलते हैं इंटरचेंज पेनल्टी। जब ये जब ज्यादा हो जाता है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी जब एक मोड से और एक मोड में ट्रांसफर, उसकी इंटरचेंज पेनल्टी ज्यादा हो जाता है। जब तक इंटरचेंज पेनल्टी कम नहीं कर पाओगे तब आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम एफिशिएंट नहीं होगा। मैं इसके बारे में काफी रिसर्च किया, मैं आपको बता सकता हूँ। हमारा देश में सबसे चीज है, अभी दिल्ली में हम लोग ये फेस कर रहे हो, the improvement of the last mile connectivity. This is one of the burning issues in the society. करते हैं विकास की, जहां पे विकास की पहली जरूरत है सड़क। जहां सड़क तैयार होती है, विकास भी रास्ते उसी के साथ साथ अपना तय कर लेता है। और इसी राह पर सड़क परिवहन मंत्रालय ने लगातार काम भी किया है और इसको और भी तेज करने का रोड मैप भी बना लिया है। क्या है ये रोड मैप, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। कभी भारत की सड़कों के लिए कहा जाता था कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, लेकिन अब ये गुजरे जमाने की बात होने वाली है। आज देश की सड़कें संवर रही हैं। इसी कड़ी में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि अगले 2 सालों में भारत की सड़कें अमेरिकी सड़कों को टक्कर देंगी। मैं जब से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, जॉन केनेडी, इनका एक वाक्य मैं हर समय याद रखता हूँ, और उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मैं इसी बात पर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसके आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। नितिन गडकरी के इस दावे में दम भी लग रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सड़कों की जो काया पलटी है उसको हर किसी की सराहना मिली है। और यही वजह है कि उनके विभाग में इस साल सड़क निर्माण को लेकर 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कि 38 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन। कोई इसमें ऐसा कोई हमने कई गलत फिगर नहीं बनाई, जो रिकॉर्ड था उसी से बना। उल्टा वेस्टर्न कंट्रीज में 8 होगा किलोमीटर बनाया लेन, तो बोलते 8 किलोमीटर बना। दूसरा हमने किया अभी जस्ट 1 वीक एगो, वी कंस्ट्रक्टेड रोड लेंथ ऑफ 50 किलोमीटर सिंगल लेन इन 100 आवर्स, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट डीबीएम कोर्स रोड कंस्ट्रक्शन इन 100 आवर्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। This record happened on the section of Delhi Vadodara Greenfield alignment in Panchmahal district of Gujarat. तो मुझे खुशी है कि हमारे देश में निश्चित रूप से काफी बड़े प्रमाण पर कॉन्ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी में भी सुधार हो रहा है। अब देश की सड़क ही नहीं, सड़क के किनारे भी कमाल के होंगे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने सड़क के किनारों पर एक से बढ़कर एक 650 एमिनिटीज बनाने का प्लान तैयार किया है। हम वेस्ट साइड एमिनिटीज बना रहे 650, जहां हेलीकॉप्टर उतरेगा, ड्रोन उतरेगा। और महिला सदस्यों के लिए मैं सबसे अच्छी बात कहूंगा कि पूरे वर्ल्ड में हाईवे पर जाओ, महिलाओं को टॉयलेट है, महिलाओं के लिए वॉशरूम्स है, अगर छोटा बच्चा है तो उसको दूध पिलाने के लिए स्पेशल रूम है। हिंदुस्तान में एक भी जगह नहीं है। 650 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं, और हर जगह पर महिलाओं के लिए स्पेशल टॉयलेट होंगे, और जो महिला अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती होगी वो रूम में अंदर जाकर एसी में बैठकर वहां दूध पिला सकेगी। इसकी अरेंजमेंट भी की है, और 1 साल में अंदर ये पूरे होंगे।
इसमें फ्यूएल स्टेशन होगा, ईवी चार्जिंग स्टेशन होगा, रेस्ट रूम होंगे, बेबी केयर सेंटर्स होंगे, डॉर्मेट्री, एक्स्ट्रा ड्राइवर्स होंगे, कन्वेंशन सेंटर, ट्रॉमा सेंटर भी होंगे। सड़कों की कायापलट के बीच जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो भी दूर होने वाली है और वो है स्थानीय लोगों की टोल टैक्स की समस्या, जिससे अब लोकल लोगों को राहत मिलने वाली है। साथ ही अवैध तरीके से टोल वसूलने वालों की शामत आने वाली है। आधार के कार्ड के ऊपर, जिसके बाद आधार का कार्ड और वहां टोल है, तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। तो मैं सजेशन मान्य करता हूं, जहां भी ऐसे टोल बने और वहां के स्थानिक लोगों की अड़चन होती है, आधार कार्ड को लेकर पास बना कर देंगे। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो, हाँ। ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, पुलिस जी ने। तो अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री इन तमाम चीजों के अलावा सड़क सुरक्षा को भी अपनी प्राथमिकता में रख रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि लोगों की जान की हिफाजत के लिए वो किसी भी बड़े कदम उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। इकोनॉमिक मॉडल को मैंने 6 एयरबैग मैंडेटरी कर दी, तो उन्होंने कहा कॉस्ट बढ़ेगी। तो मैंने कहा कॉस्ट बढ़ेगी तो बढ़ने दो, गरीब मरता है तो मरने दो और धनवान को बचाओ, ऐसा है क्या मतलब यार। इसके बाद इस देश में इकोनॉमिक मॉडल, छोटा से छोटा कोई नैनो मॉडल हो, हर गाड़ी में 6 एयरबैग्स लगेगी, ये हमने मैंडेटरी कर दिया ताकि हमारे लोगों की जान मिल जाए। बहरहाल लोकसभा में दिए अपने भाषण में नितिन गडकरी ने देश की रोड्स का रोड मैप दिखा दिया है और ये रोड मैप देश की बदलती हुई खूबसूरत तस्वीर, शानदार सफर और तरक्की के रास्तों को दिखा रहा है। ईटी नाउ स्वदेश। तो ये थे आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट, जहां पे देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत और भी सशक्त करने के लिए जो सरकार है वो कौन से कदम उठा रही है, क्या है विजन उनका, ये पूरी डिटेल्स आपको इस रिपोर्ट में बताई गई। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी, यानी दुनिया भर में सबसे अधिक 2 व्हीलर गाड़ियां बेचने वाली कंपनी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हीरो मोटोकॉर्प की, जो कि आज खबरों में था क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हीरो मोटोकॉर्प के कई ठिकानों पर आज छापेमारी की है, जिसमें दिल्ली एनसीआर की कई लोकेशंस भी शामिल हैं। और आईटी की छापेमारी हीरो मोटोकॉर्प के प्रमोटर पवन मुंजाल के घर और उनके ऑफिस पर भी आज होती हुई नजर आई है, जिसके अलावा कंपनी के अधिकारियों के घर भी इस छापेमारी में शामिल थे। और इसी के साथ कंपनी की तरफ से सफाई भी आई है, शाम में कंपनी की सफाई आई है। पर आइए चलते हैं उत्कर्ष चतुर्वेदी के साथ, जो कि इस खबर की पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। उत्कर्ष, बताइए। देखिए, ताज़ा अपडेट तो इस समय यही है कि हीरो मोटोकॉर्प का स्टेटमेंट आ गया है। सुबह से ये खबर आई थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे हो रहे हैं पवन मुंजाल के घर पे, जो दिल्ली में है पंचशील पार्क में, और गुड़गांव में जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स है हीरो मोटोकॉर्प का, वहाँ पे। तो किस बारे में हो रही थी ये पूरी छापेमारी, उस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ना सूत्रों ने ना ऑफिशियली कोई बहुत ज़्यादा जानकारी दी। लेकिन जो स्टेटमेंट आ रहा है हीरो मोटोकॉर्प का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एक तो उन्होंने पुष्टि करी है कि दिल्ली गुड़गांव के दफ्तर में आईटी कर्मचारी गए थे। उनका कहना है कि आईटी अधिकारियों ने बताया कि यह सामान्य जांच है जो कि वित्त वर्ष खत्म होने से पहले होती है, और सभी स्टेक होल्डर्स को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कंपनी का कारोबार सामान्य तरीके से जारी रहेगा। तो ये तो क्लैरिफिकेशन आई है हीरो की तरफ से, लेकिन कि भाई ये सामान्य जांच थी, एंड ऑफ द ईयर थी, लेकिन थी तो ये सर्चेज। तो अगर और जानकारी इसमें निकलती है कि भाई किस वजह से सर्चेज कंडक्ट किए गए थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो हम आपको इसमें और डिटेल्स देंगे और अपने दर्शकों को लगातार इस खबर पर हम बनाए रखेंगे। धन्यवाद उत्कर्ष, इस खबर से लेटेस्ट अपडेट्स जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो दर्शकों को बताने के लिए। पर जी हाँ, इस नेगेटिव खबर के चलते आज दिन भर हमें आज स्टॉक पे बिकवाली का प्रेशर जरूर हावी होते हुए देखने को मिला। अब कंपनी ने सफाई तो दी है, देखना काफी अहम होगा कि स्टॉक मार्केट इसी के बाद किस तरीके से बिहेव करता है। पर चलिए अब बात करते हैं ईवीज की, जहां पे रूस यूक्रेन युद्ध और साथ ही चीन में कोरोना की वापसी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी बनाने वाली कंपनियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इस पर और डिटेल्स के साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता खुशबू, जो कि बताएंगी कि क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी बनाने वाली कंपनियों को। खुशबू।
में ईवी को जिस तरह से पुश मिला है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ी है, लेकिन डिमांड के साथ साथ ही उस तरह का सप्लाई नहीं है ताकि इस डिमांड को पूरा किया जा सके। सप्लाई के साथ ही जो बढ़ती लागत है उसकी भी दिक्कतें हैं। रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हो या फिर उसके साथ ही चीन में नए कोविड मामलों की वजह से लॉकडाउन की दिक्कतें हों, इसकी वजह से सप्लाई में और आगे दिक्कतें होने की आशंकाएं लगाई जा रही हैं। मसलन देखा जाए तो अभी भी 75 हफ्तों तक का समय कुछ कंपोनेंट्स की शिपमेंट में लग रहा है। इसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं ईवी बैटरीज के लिए वो है निकल और कोबाल्ट और लिथियम। तो निकल और कोबाल्ट का जो बड़ा एक्सपोर्टर है वो रूस है और वहाँ से सप्लाई की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। कीमतों की बात करें तो 25% तक का उछाल एक महीने में निकल में देखा जा चुका है और लगभग 12% कोबाल्ट चढ़ चुका है। इन सब के अलावा अगर हम देखें जो सेल प्राइजेस हैं तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का कहना है कि वे अगले कुछ महीनों में कुछ समय में जो सेल की प्राइजेस हैं वो 40% तक बढ़ती हुई देख रहे हैं। अभी भी जो इनपुट कॉस्ट है वो 30 से 40% बढ़ चुका है। कुछ इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी है उनका या बैटरीज बनाने वाली कंपनी है उनका कहना है कि बढ़ती लागत की वजह से वो जो अपने आगे कॉस्ट हैं वो उसमें 20 से 25% तक की बढ़ोतरी करने वाले हैं। डिमांड की बात करें तो फरवरी में जो फाडा के नंबर्स हैं वो दिखाते हैं कि ईवी व्हीकल्स में फरवरी में लगभग 400% तक का उछाल देखने को मिला है डिमांड में या बिक्री में। और 2 व्हीलर सेगमेंट में 3 व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी 300% Y-on-Y जंप देखने को मिला है। तो ईवीज में डिमांड तो काफी मजबूत है, पर इसी के साथ जो सरकार पूरा पुश दे रही है सब्सिडी के तौर पे, उसका भी असर हम देख रहे हैं मांग के आंकड़ों पर इसी के साथ जो कमोडिटी कॉस्ट इन्फ्लेशन है उसका भी आने वाले वक्त में झटका लग सकता है और हो सकता है कि ईवीज के दाम भी आने वाले वक्त में बढ़ते हुए नजर आए, जहां पे हम देख रहे हैं कि आईसीई व्हीकल्स के दाम कंपनियों ने बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। पर चलिए अब इसी के साथ इस स्वदेश आर के इस बुलेटिन को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। पर देश और दुनिया और बिजनेस जगत की बाकी अन्य खबरों के जानने के लिए आप बने रहिए ईटीना स्वदेश के साथ। नमस्कार।